हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मन से खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हिंदी साहित्य का इतिहास क्लास 2 लेके आई हूँ। इसके पहले क्लास में हमने हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, साहित्य शब्द किस किस भाषा से बना है, ये सब हम देख लिए हैं। हिंदी साहित्य की परिभाषा देख लिए हैं और मैंने मौखिक में हिंदी साहित्य के विभिन्न लेखन पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं मैंने बताया था। आज हम उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ठीक है। तो दोस्तों, आज आप हमारे वीडियो पे अगर नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि हमारे वीडियो के हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास मैं क्रम से आप सबको पढ़ा रही हूँ। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बेस बना के मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स भी बना सकते हो। इससे आपको परीक्षा में और अच्छी आपकी तैयारी से हो जाएगी। तो ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए हम अपना वीडियो आज शुरू करते हैं। तो उस दिन हमने हिंदी साहित्य सबको बताया था। हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताना रह गया था। हिंदी साहित्य क्या होता है? हिंदी साहित्य यानी ऐसा हुआ था जो बीता हुआ है, उसको हम क्रम से पढ़ेंगे तो यही ये साहित्य कहलाता है। हिंदी साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं, इसके पहले जो बीत गए हैं, जो कवि हुए हैं, उनको रचनाओं को काल क्रम के में पढ़ेंगे, हम उसका अध्ययन करेंगे। यही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियाँ। एक पॉइंट और वहीं नोट कर लीजिए। पूछा जाता है हिंदी साहित्य की वास्तविक उत्पत्ति कब से, विकास कब से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का वास्तविक जो है विकास वो 19वीं सदी से माना जाता है। फिर आते हैं हम विभिन्न पद्धतियों पे। तो पहले नंबर पे है हमारा वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति, इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति, अवैज्ञानिक शब्दों को कोशात्मक पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में वर्णमाला अक्षर यानी अ से ज्ञ तक के वर्णों के नाम वाले रचनाकारों को शब्दकोश के अनुरूप लिखा जाता है, यानी सीरियल बाय। अ के बाद आ आता है, ई के बाद ई, ऐसे अ से ज्ञ तक वर्णों के नाम वाले रचनाकारों को शब्दकोश के अनुरूप लिखा जाता है, यानी सीरियल एकदम क्रम से। प्रथम इतिहास लेखक गारसा दत्ताशी और शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में इसी पद्धति का अनुकरण किया है। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम लेखन का प्रयास किसने किया था? तो गारसा दत्ताशी ने सर्वप्रथम गारसा दत्ताशी ने किया था। इन्हीं के पद्धति के परंपरा को, इन्हीं के पद्धति यानी लेखन पद्धति को आगे बढ़ाते हुए शिव सिंह सेंगर ने भी अपने इतिहास ग्रंथ में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे कालानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रमी पद्धति की तुलना में कालानुक्रम पद्धति इतिहास लेखन में अधिक सहायता करती है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसके प्रयोग से साहित्य इतिहास में रचनाकारों का उल्लेख ऐतिहासिक क्रम यानी जो काल, जो समय बीत गया है क्रम के आधार पर, ऐतिहासिक क्रम के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। तो दोस्तों, वर्णानुक्रम पद्धति में वर्णमाला पद्धति के क्रम में रखा जाता है और इसमें कालानुक्रम यानी समय को ध्यान में रखा गया, ईस्वी सन को इसमें ध्यान में रखा गया है। जैसे ये हो गया। इस पद्धति का प्रयोग, कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग जॉर्ज ग्रियर्सन, ये हो गए, और मिश्र बंधु ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। हमारी तीसरी पद्धति आती है वैज्ञानिक पद्धति। यह पद्धति इतिहास लेखन में अधिक सहायक है। इसमें क्रमबद्धता और तर्कपुष्टता तो होती है, पर इसमें अनेक तथ्य छूट जाते हैं। इस पद्धति का प्रयोग गणपति चंद्रगुप्त ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में किया है।
ठीक है, तो एक बार ये फिर समझ लीजिए वर्णानुक्रम पद्धति किसने अपनाया है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक गारताशी शिव सिंह सेंगर ने। कालानुक्रमी पद्धति को किसने अपनाया है, तो आपके हो गए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। वैज्ञानिक पद्धति ये आपका एक वैज्ञानिक पद्धति है, इसके अपने इतिहास ग्रंथ में गणपति चंद्र गुप्त ने अपनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली पद्धति आती है विधेयवादी पद्धति। हमारी अगली पद्धति विधेयवादी पद्धति। चार हो गया। विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति के जन्मदाता तेन महोदय माने जाते हैं। इन्होंने इसमें 3 शब्द को लिया है। इनके अनुसार तेन महोदय के अनुसार जाति, वातावरण और क्षण विशेष। जाति हो गया, वातावरण और क्षण विशेष। ये 3 शब्द विशेष महत्व रखते हैं। तेन महोदय कहते हैं कि विधेयवादी पद्धति में जाति, वातावरण, क्षण विशेष, ये 3 शब्द विशेष महत्व रखते हैं। जाति क्या, उस समय वहाँ की जाति कैसी थी, कौन थे, वातावरण, वहाँ का परिवेश कैसा था, आसपास का माहौल परिवेश कैसा था, और क्षण विशेष, उस समय की युगीन परिस्थितियाँ क्या थी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए तेन महोदय ने इस पद्धति के अंतर्गत इन शब्दों को विशेष महत्व दिया है। इस पद्धति को अपनाने वाले हिंदी के इस पद्धति को हिंदी के मनीषी विद्वान, प्रौढ़ समीक्षक, ये बहुत बड़े प्रकांड विद्वान रहे हैं। इस पद्धति को हिंदी के मनीषी विद्वान, प्रौढ़ समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस पद्धति को हिंदी के मनीषी विद्वान, प्रौढ़ समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया। ये कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं
ये इस पद्धति को अपने ढंग से परिभाषित किए हैं कि जबकि प्रत्येक देश का ये परिभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता का वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना है साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह पद्धति किंचित दोषपूर्ण तो लगती है, क्योंकि इसमें परंपरा की अतुलनीय
के लिए कोई स्थान नहीं है, नहीं रह गया है। विधेयवादी पद्धति, इस पद्धति के जन्मदाता तेन महोदय माने जाते हैं। इनके अनुसार, तेन महोदय के अनुसार जाति, वातावरण, क्षण विशेष, ये 3 शब्द विशेष महत्व रखते हैं। यानी वहाँ की जाति कैसी थी, वहाँ का वातावरण, माहौल, परिवेश कैसा था, और क्षण विशेष उस समय की परिस्थितियाँ, युगीन परिस्थितियाँ कैसी थीं, ये सब इतिहास लिखने में इस पद्धति के अंतर्गत विशेष महत्व रखती थी। हिंदी में इस पद्धति को मनीषी विद्वान रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया है। और रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कोटेशन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और इसको आप सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन यहाँ बताना ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हम शुरू से अच्छे से इतिहास लिखने में किन किन ग्रंथों का, किन किन पद्धतियों का सहारा लिया गया है, हम उसको क्रम से देख रहे हैं, तो यहाँ ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो इनके अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार, प्रत्येक देश का साहित्य कैसा होना चाहिए, ये कहते हैं वहाँ की जनता के संचित प्रतिबिंब, यानी वहाँ की जनता के मन में, चित्त में जैसे वृत्ति है, भावना है, उसका संचित प्रतिबिंब उनके सामने लाना, ये संचित प्रतिबिंब कराना जरूरी है। तब यह निश्चित होता है कि जनता के चित्रवृत्ति के परिवर्तन, बदलाव के साथ साथ साहित्य के स्वरूप का भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक, शुरू से लेके अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए, जानते हुए, साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य यानी तालमेल बिठाना, दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह पद्धति किंचित दोषपूर्ण तो लगती है, क्योंकि इस परंपरा के अतुल निधि के लिए कोई स्थान नहीं रह गया। अब इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो इसमें ये देखा जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। फिर अगली पद्धति की बात करें। दोस्तों, आप लोग नोट्स बनाते चलिए, अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो बनाते चलिए। हम क्रम से आप सबको पढ़ाएंगे और अपने तैयारी को तेज़ धार दीजिए। परीक्षा कभी भी हो सकती है और इस बार एक सीट पक्के कर लीजिए। हमारी अगली पद्धति आती है समाजशास्त्रीय पद्धति। हमारी अगली पद्धति आती है समाज शास्त्रीय पद्धति। साहित्य इतिहास लेखन में साहित्य इतिहास लेखन में समाजशास्त्रीय पद्धति समाजशास्त्रीय पद्धति मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित है।
आधारित है। इस पद्धति का प्रयोग डॉक्टर रामविलास शर्मा ये सब जो मार्क्सवादी समाजशास्त्री पद्धति मार्क्सवादी विचारधारा के हैं, इन लोगों ने अपने इतिहास ग्रंथों में किया है। रामविलास शर्मा, मैनेजर पांडे, इन लोगों ने अपने ग्रंथों में किया है। समाजशास्त्री पद्धति साहित्य इतिहास लेखन में समाज शास्त्री, जो समाज के अकॉर्डिंग समाजशास्त्री पद्धति मार्क्सवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जैसे आपके रामविलास शर्मा हो गए, शिवदान सिंह चौहान हो गए, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, इन लोगों ने अपने इतिहास ग्रंथों में, आलोचना ग्रंथों में भी किया है। 6 नंबर पे है परंपरावादी पद्धति। जो इस पद्धति के जन्मदाता यानी प्रवर्तक टी.एस. एलियट माने जाते हैं। टी.एस. एलियट माने जाते हैं। हिंदी में इनका प्रयोग, हिंदी में इस पद्धति का प्रयोग डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी भी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है इनकी रचनाएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी में इस पद्धति का प्रयोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। इनके सभी विधा की रचना को आपको याद करना है। इनकी हर परीक्षा में एक टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है। परंपरावादी पद्धति यानी जो परंपरा से चली आ रही है उसको हम अब छोड़ नहीं सकते। अपने इतिहास ग्रंथ में ये लोग लिखे हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो यहाँ तक हमारा ये लेखन पद्धतियाँ हो गया। अब हम इसके आगे उन ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करेंगे जो ग्रंथ लिखने में, जो पुस्तक लिखने में इन पद्धतियों का सहारा लिया गया है, इन पद्धतियों का अनुकरण किया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? चलिए अब हम इसको देख लेते हैं।
तो हमारे पहले नंबर पे हैं इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदोई हिंदुस्तानी। इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदोई हिंदुस्तानी क्षमा चाहती हूँ, हिंदुस्तानी। इसके लिखा किसने है इसको इसके लेखक हैं गारशाद तासी। तो क्वेश्चन बनता है हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो गारशाद तासी ने किया। इनका समय है 1794 से 1878 तक, ये इनका समय है। ये एक फ्रेंच विद्वान थे। फ्रेंच विद्वान थे जो फ्रांस में, एक फ्रांसीसी विद्वान थे, फ्रांस में हिंदुस्तानी के प्रोफेसर थे, यानी उर्दू के हिंदुस्तानी के प्रोफेसर थे। ये गारशाद तासी एक फ्रेंच विद्वान थे, फ्रांस में हिंदुस्तानी यानी उर्दू के प्रोफेसर थे। इनकी एक ख़ास बात यह है, ये भारत कभी नहीं आए थे। ये भारत कभी नहीं आए थे, कभी नहीं। ये पूछ सकता है वो कौन से इतिहास लेखक है जिन्होंने भारत कभी नहीं आया? तो ये हैं गारशाद तासी। ये भारत कभी नहीं आए थे। इस ग्रंथ में हिंदी, उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार मिलता है। वर्ण क्रमानुसार मिलता है, यानी इनकी रचना में हिंदी उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णमाला पद्धति पे, अभी आप आगे पढ़े हैं ना वर्णानुक्रम पद्धति में कि वर्णमाला पद्धति के क्रम के अनुसार, तो वैसे ही इनके ग्रंथ में हिंदी उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार मिलता है। अब देखते हैं इस ग्रंथ में इस्तवार का मतलब क्या है। इस ग्रंथ में इस्तवार का अर्थ इतिहास है। लिटरेच्योर का अर्थ इतिहास है। लिटरेच्योर का अर्थ लिटरेचर साहित्य है, और
एंदुई का अर्थ हिंदुओं की हिंदी, हिंदुओं की हिंदी, जिसको आप हिंदवी भी बोलते हैं, हिंदुओं की हिंदी हो गई। और हिंदुस्तानी का अर्थ, हिंदुस्तानी का अर्थ मुस्लिमों के हिंदी यानी उर्दू। हिंदुस्तानी का अर्थ मुसलमानों की हिंदी, मुसलमानों हिंदी उर्दू है। अब आप लोगों ने समझ लिया। इस्तवार का अर्थ हो गया इतिहास, लिटरेचर का अर्थ हो गया साहित्य, एंदुई का हो गया हिंदुओं की हिंदी हिंदवी, हिंदुस्तानी का मतलब हो गया मुसलमानों की हिंदी अर्थात उर्दू। आगे देखते हैं। अब इसका आता है प्रकाशन, ऊपर लिखें। अब ये कहाँ से प्रकाशन इसका हुआ था, कब हुआ था, इसके कितने भाग थे, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। ये तथ्य बीच बीच में कभी न कभी हम पूछ ही लिए जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। अभी TGT 2021 में पूछा था इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण का प्रकाशित हुआ था। तो देखते हैं इस ग्रंथ का प्रकाशन, ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड से ऑफ आयरलैंड, इस ग्रंथ का प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड से प्रकाशन हुआ था। इसका कब प्रकाशित हुआ था, तो इस ग्रंथ का कब प्रकाशन हुआ था, तो प्रथम भाग, इसका प्रथम भाग, इसका प्रथम भाग, इसका प्रथम भाग 1839 में, 1839 में प्रकाशित हुआ था। इसका द्वितीय भाग, द्वितीय भाग द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। प्रथम भाग इतने में प्रकाशित हुआ। अब ये तो प्रथम संस्करण के अंतर्गत हो गया। प्रथम संस्करण दो भाग में, एक भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847 में। इसका द्वितीय संस्करण कब निकला, इसका द्वितीय संस्करण, इसका द्वितीय संस्करण 1871 में, 71 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। द्वितीय संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ।
जिसमें प्रथम संस्करण में 2 भाग थे, जब द्वितीय संस्करण आया तो इसमें 3 भाग कर दिए गए, जिसमें इस ग्रंथ को, जिसमें इसे 3 भाग में विभक्त कर बांट दिया गया। 3 भाग, जिसमें इसे 3 भागों में कर दिया गया। इस ग्रंथ में अब एक क्वेश्चन ये उठता है, इस ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं? इसमें कुल कवि हिंदी उर्दू के मिला के हैं, कुल कवि 738 हैं। कुल कवि 738 हैं, जिसमें हिंदी के कवि, जिसमें 72 कवि हिंदी के हैं, 72 कवि हिंदी के हैं, और बाकी जो शेष बचे वो उर्दू के हैं। यानी 666 कवि, जो शेष कवि 666 कवि उर्दू के हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इन 72 कवि जो हिंदी के हैं, इनमें पहला कवि और अंतिम कवि कौन है? हिंदी के कवियों में प्रथम कवि अंगद और अंतिम कवि, चलिए यहाँ लिख देते हैं, आप सबको सावधानी रहेगी समझने में। अंतिम कवि हेमंत पंत। हेमंत पंत हैं। तो एक बार समझ लीजिए दोस्तों, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड दो हिंदुस्तानी, इसका अर्थ होता है इस्तवार का इतिहास, लिटरेचर यानी साहित्य, इंदुई हिंदुओं की हिंदवी, और हिंदुस्तानी का मतलब मुसलमानों की हिंदी यानी उर्दू। इस ग्रंथ का प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड से हुआ। ये 2 संस्करण में निकला हुआ था। इसका जो प्रथम संस्करण है, प्रथम संस्करण का प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग जो है 1847 में निकला। इस ग्रंथ का द्वितीय संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ, जिसमें ये 3 भागों में कर दिया गया। इसमें कुल कवि, इस ग्रंथ में कुल कवि 738 हैं, जिसमें 72 कवि हिंदी के हैं और शेष जो बचे कवि उर्दू के, यानी 666 कवि उर्दू के हैं। हिंदी के कवियों में प्रथम कवि अंगद और अंतिम कवि हेमंत पंत हैं। तो अभी इस ग्रंथ का हिंदी और उर्दू अनुवाद भी किया गया है, तो इसको हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इसमें कुछ तथ्य बचे हुए हैं, तो इसके हम अपने अगले वीडियो में देंगे। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के मिलती रहे। और मैं TGT PGT एग्ज़ाम को बेस बना के चल रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ तैयारी करिए, और आप इसको तैयारी कराने में हम अच्छे से जो तथ्य लेके आ रहे हैं वो हमारे तथ्य बुक से हैं, और हम आशा करते हैं हमारे ये पढ़ाए हुए आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।